हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कंसेप्ट, चलिए अब सेकंड चैप्टर पे जाते हैं विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। सबसे पहला तो रेजिडेंशियल स्टेटस समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे स्कोप ऑफ इनकम। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस, इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक हायरार्की बताई थी जिसमें बोला था कि किसी भी ईयर में टोटल इनकम गिनने से पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना पड़ता है। एक बंदा या तो रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट। नाउ लेट मी टेल यू, इट हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, यानी कि एक बंदा इंडियन सिटीजन होने के बावजूद नॉन रेजिडेंट हो सकता है और एक बंदा फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। एक चीज समझिए, रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑल अबाउट आप कितने दिन इस साल या पिछले सालों में इंडिया में रुके थे, योर स्टे इन इंडिया। अभी एक ब्रॉड अगर मैं आपको बाइफर्केशन दे दूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का है तो दे कैन बी आइदर रेजिडेंट और दे कैन बी नॉन रेजिडेंट। अगर एक बार वो लोग रेजिडेंट हो जाते हैं तो हमें उन लोगों को आगे दो हिस्सों में बाइफर्केट करना पड़ता है। पहला आता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट इज आर एंड ओ आर, और दूसरा आता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट इज RBNOR। पर अगर वो लोग एनी अदर असेसी है, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, देन दे कैन बी रेजिडेंट और दे कैन बी नॉन रेजिडेंट। यहां रेजिडेंट में आगे कोई बाइफर्केशन हमें करना नहीं है। अभी सर ये बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये स्कोप ऑफ इनकम में समझेंगे। पर जनरली अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं तो रेजिडेंट एक बंदा तब बनता है, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल, जब वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर थोड़े दिनों से भी ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रुक गया। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो हमें यह देखना है कि क्या पिछले सालों में भी वो इंडिया में रुकता था। अगर हां तो वो हो जाएगा RNOR, अगर ना तो वो हो जाएगा RBNOR। एक बार वो नॉन रेजिडेंट होता है तो उसके आगे फिर हमें कोई बाइफर्केशन करने की जरूरत होती नहीं है। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटर सीए पे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, पहले तो एक प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं। उन्होंने हमें दो बेसिक कंडीशन दिया है चेक करने के लिए। फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई। एनी ऑफ द टू, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी जरूरी नहीं है, दोनों में से सिर्फ एक सेटिस्फाई करनी है। अगर दोनों में से हमने कोई एक भी सेटिस्फाई कर दी तो वो बंदा रेजिडेंट, पर अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो बंदा नॉन रेजिडेंट। ये जो बेसिक कंडीशन है वो बताई जाएगी वर्किंग नोट नंबर 1 में जस्ट आफ्टर दिस चार्ट। एक बार वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है, आगे कोई डिस्कशन नहीं। एक बार वो रेजिडेंट हो जाता है तो ये देखो क्या उसने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। एडिशनल कंडीशन हम लोग देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। यहां पे एडिशनल कंडीशन हमें कोई एक नहीं, दोनों सेटिस्फाई करनी पड़े। अगर दोनों सेटिस्फाई कर दी तो वो बंदा हो जाएगा RNOR, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो भी RBNOR। तो बेसिक कंडीशन में कोई एक सेटिस्फाई करो चलेगा, बट एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी पड़े, और ये प्रोसेस आपको हर साल फॉलो करनी है। नाउ सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन क्या, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहली कंडीशन, ही शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, 2021। तो 2021 में उसका नंबर ऑफ डेज इन इंडिया शुड बी एटलीस्ट 182, यानी 182 या उससे ज्यादा। अगर हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रेजिडेंट। अभी आगे एडिशनल कंडीशन देखो। अगर नहीं हुआ तो हार मत मानो, दूसरी कंडीशन चेक करो। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 2021 में मिनिमम 60 डेज यहां पे था, प्लस यानी दूसरी कंडीशन में इंटरनली दो कंडीशन है, एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस पिछले 4 सालों का टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इज एटलीस्ट 365 डेज। अभी पिछले 4 साल बोले तो 2021 के पिछले 4 साल कंसेक्यूटिवली 1920, 1819, 1718, 1617, दिस 4 years यू हैव टू सी। ये चारों सालों का टोटल नंबर ऑफ डेज एग्रीगेट कितना हो रहा है। अगर मिनिमम 365 हो रहा है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यू विल बी रेजिडेंट अगेन। अगर ये सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो यू विल बी नॉन रेजिडेंट। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड वन एग्जांपल, बट बिफोर दैट लेट्स से मैं एक दिन शाम को 5 बजे यूएसए से इंडिया आया। तो ये जो दिन है, लेट्स से 1 अप्रैल 2020 इन द नून 5 o'clock आई केम टू इंडिया। तो ये जो दिन है वो क्या इंडिया में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट फुल्ली इन इंडिया ऑन दैट डेट।
बट आई एम देयर इन द इंडिया फॉर सम ऑफ द टाइम। लॉ ने पहला ऑप्शन दिया, आप क्या करो, अगर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग अवेलेबल है आपके पास, तो डू द टोटल ऑफ ऑल द आवर्स फॉर विच यू वाज देयर इन इंडिया। आप इस साल में कितने घंटे इस इंडिया में थे वो देखो, टोटल आवर्स को डिवाइड करो 24 से, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। बट डोंट यू थिंक आप टोटली रिटायर्ड पर्सन हो तो ये करना अच्छी बात है, वरना ये आप करोगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने दिया एक दूसरा ऑप्शन जो हम एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं। हम लोगों को क्या करने का, द डे व्हेन वी एंटर्ड द इंडिया एंड द डे व्हेन वी लेफ्ट द इंडिया, जब इंडिया में आए और जब इंडिया से गए, ये दोनों दिन अगर 1 मिनट के लिए भी इंडिया में थे, पूरा दिन इंडिया में गिन लो। तो जो मेरा वाला एग्जांपल था 1 अप्रैल 2020 शाम को 5 बजे में इंडिया में आया, हाँ, तो वो पूरा दिन आप इंडिया में गिन लो। Now let's take on an example. Mr. Agam comes in India for the first time on 10th April 2020, leaves on 30th June 2020. He again comes in India on 1st December 2020, leaves on 28th March 21. What is the residential status if he is a foreign citizen? Regarding citizenship, up to now I am least concerned. अभी ये देखो कि 2021 में कितने नंबर ऑफ डेज ही वॉज देयर इन इंडिया। तो मैं क्या करेगा, मंथ वाइज डे गिनना चालू करेगा। अप्रैल महीना सबसे पहले तो आता है, बोलो अप्रैल महीने में मैं कब इंडिया आया, कैन आई से आई केम ऑन 10th अप्रैल, यानी कि 10th अप्रैल भी मुझे इंडिया में गिनना पड़े। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज 30 डेज टोटल होते हैं, उसमें से 9 दिन में इंडिया में नहीं था, तो इंडिया में कितने दिन था, 21 डेज। मई तो पूरा इंडिया में था 31, जून की 30 तारीख को मैं इंडिया से गया, तो पूरा 30वीं तारीख को भी जून में गिन लो, तो टोटल 30 डेज। जुलाई से लेकर नवंबर आई वॉज नॉट देयर इन इंडिया। दिसंबर को देखो, 1 दिसंबर में वापस आया, तो कहना इसे फुल 31 डेज इन इंडिया। जनवरी 31 डेज, 28 फरवरी के, पर 28 मार्च को वापस जा रहा हूं, तो 28 दिन मार्च के गिन लो। इन सब का टोटल दैट विल बी 200। कैन आई से इट इज मोर देन 182। पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दूसरी देखने की जरूरत नहीं है, यू विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट। पर अगर हम थोड़ा चेंज करें इसी क्वेश्चन में, instead I was coming on 1st December, let's assume if I am coming on 15th January, then what? Can I say no difference in April, May, June, July to November? वो तो सेम ही रहेगा, पर अभी दिसंबर महीने में भी 0 डेज हो जाएगा, क्योंकि मैं कब आ रहा हूं, 15th जनवरी को। अभी जनवरी महीने के कितने दिन गिने जाएंगे, कैन आई से टोटल 31 माइनस 14 डेज यू वाज नॉट देयर इन इंडिया, तो जनवरी महीने के 17 दिन, फरवरी के 28, मार्च के 28, टोटल 155। Can I say 155 is less than 182 but more than 60? पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, अभी दूसरी चेक करो। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस, आई एम एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया। पर उसके बाद एक दूसरी कंडीशन भी देखनी है ना, पिछले 4 साल का टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया शुड बी मोर देन और इक्वल टू 365। नाउ इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटर्न that I came to India for the very first time. पिछले 4 साल तो मैं इंडिया में था ही नहीं, तो क्या नहीं से मैं दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और अगर मैं दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, पहली भी नहीं कर पाया, I didn't satisfy any of the basic condition, I become what? Non-resident. पता चल रहा है पीपल, yes or no? एक बार आप रेजिडेंट बन जाते हो तो गाड़ी वहां पे रुकती नहीं है, फिर आपको चेक करना है कि क्या आप RNOR हो कि RBNOR हो, और वो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कहां पे दी गई है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सी, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप इस साल थोड़ा बहुत रह लिए इंडिया में तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद ये देखो कि क्या पिछले सालों में भी इंडिया में उतना ही रहते थे आप। अगर पिछले सालों में भी इंडिया में रहा करते थे तो आप बन जाओगे RNOR। पिछले सालों में नहीं रहा करते थे तो आप बन जाओगे RBNOR। मीनिंग देयर बाय एडिशनल कंडीशन जब हम चेक करेंगे, वी आर लिस्ट कंसर्न अबाउट द करंट प्रीवियस ईयर। 2021 की परवाह नहीं है, हम उसमें पास्ट ईयर का डेटा चेक करेंगे कि पिछले सालों में मैं कितना इंडिया में रुकता था, क्या पिछले सालों में मैं रेजिडेंट था कि नहीं था, लाइक दैट। नाउ सबसे पहली एडिशनल कंडीशन विच यू हैव टू सेटिस्फाई टू बिकम RNOR, पिछले 10 सालों में आप एटलीस्ट 2 बार रेजिडेंट थे। Now when I say पिछले 10 सालों में, यानी अगर मैं 2021 की बात कर रहा हूं तो 2021 के पिछले 10 साल क्या होंगे, क्या नहीं से 2021 के पिछले 10 साल विल स्टार्ट फ्रॉम 1920 से लेकर पिछले 10 साल तक कंसेक्यूटिवली पहुंच जाओ। हर एक साल का रेजिडेंशियल चेक करो बाय अप्लाइंग द बेसिक कंडीशंस एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 टू ऑल ऑफ दैट ईयर्स।
सी व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर मिनिमम 2 बार रेजिडेंट हो गए तो आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, पर फिर भी कोई कंक्लूजन पे मत आना, क्योंकि आपको कंपलसरी दूसरी भी सेटिस्फाई करनी है। पर अगर मैं पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो अपने आप को बोल देने का RBNOR विदाउट चेकिंग द सेकंड कंडीशन। अगर मान लो मैंने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो अभी चेक करो क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। पिछले कंसेक्यूटिवली 7 सालों में, अगर 20-21 की बात कर रहे हो तो 1920 से लेकर 7 सालों का टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना था। इफ दैट टोटल वाज एटलीस्ट 730 डेज, तो आपने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। अगर ये दोनों एक साथ फुलफिल कर ली तो आप बन जाओगे R&OR, वरना RBNOR। तो अगेन दो एडिशनल कंडीशन कौन सी, नंबर 1 पिछले 10 सालों में मिनिमम 2 बार रेजिडेंट थे, एंड नंबर 2 पिछले 7 सालों का टोटल एटलीस्ट 730 डेज था। अभी आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल्स। And in July 21 exams, they haven't asked this particular amendment, which is applicable from May 21 attempts onwards. What my expectation is, November 21 की एग्जाम में ये exception to general rules जरूर से आएगा। अब ये है क्या, हम लोग क्या करते थे, अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गए तो वो बंदा रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। कौन सी दो बेसिक कंडीशन, नंबर 1 182 डेज, नंबर 2 60 + 365। पर ऐसे 4 केसेस है जहां पे ये दोनों बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ पहली कंडीशन 182 डेज अप्लाई होती है। ऐसे कौन से 4 केसेस। सबसे पहला, व्हेन यू आर अ इंडियन सिटीजन, यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। आप एक इंडियन सिटीजन हो। सर इंडियन सिटीजन कब बना जाता है, जब आप इंडिया में बर्थ लेते हो, या तो गवर्नमेंट आपको एक्सप्रेसली अपनी सिटीजनशिप दे देती है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप दूसरी कंट्री में जॉब के लिए, और केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, यानी बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हो, वो भी आ जाएगा। तो अगर आप दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या अपना प्रोफेशन चालू करने के लिए जाते हो, तो उस साल आपके लिए हम लोग सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर आपने वो सेटिस्फाई किया तो रेजिडेंट, फिर एडिशनल कंडीशन चेक करो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो सीधा नॉन रेजिडेंट। डोंट चेक कंडीशन नंबर बी, यानी 60 + 365 वाली कंडीशन आप चेक करोगे नहीं। दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, यू आर लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ फॉरेन क्रू ऑफ अ इंडियन शिप। इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप में काम करते हो जो किसी फॉरेन कंट्री में जा रही है, तो ऐसे क्रू मेंबर के लिए भी ड्यूरिंग द ईयर हम लोग सिर्फ 182 डेज चेक करेंगे, 60 + 365 डेज चेक करेंगे नहीं। अगर 182 सेटिस्फाई कर दिया, देन चेक बोथ एडिशनल कंडीशन एंड सो ऑन। पर अगर 182 सेटिस्फाई नहीं किया तो सीधा बोल देने का नॉन रेजिडेंट। थर्ड, and this is more important for the examination, I guess, if you are an Indian citizen or person of Indian origin. Sir, what is the meaning of person of Indian origin? If your ancestral has taken birth in India, you will become person of Indian origin, like either of the parents, either of the grandparents. और अगर उनका बॉर्न हुआ था बिफोर 1947, तो इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो इंडिया का हिस्सा था उस वक्त। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। देखो पहले 2 केसेस में सिर्फ इंडियन सिटीजन कवर्ड था, यहां पे इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर्ड है। पहले 2 केसेस में आप इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तीसरे केस में आप इंडिया में आ रहे हो विजिट पर्पस के लिए। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अगर हां तो बहुत बढ़िया, यू आर अ रेजिडेंट पर्सन। नाउ चेक बोथ एडिशनल कंडीशन टू बिकम R&OR या तो RBNOR। पर अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हार मत मानो। ये देखो तुम्हारी इंडियन इनकम कितनी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया से कितनी इनकम कमाया। टेक्निकल वर्ड्स बोलूं तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, दैट इज व्हाट, इंडियन इनकम। अगर इंडियन इनकम 15 लाख या उससे कम है तो दूसरी कंडीशन कोई एप्लीकेबल नहीं होगी। यू आर अ वेरी स्मॉल पर्सन, तुम्हें नॉन रेजिडेंट बोल के छोड़ देंगे। यू आर अ नॉन रेजिडेंट, विल नॉट चेक एनी अदर कंडीशन। पर अगर तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो हम तुम्हें ऐसे इजीली नहीं छोड़ सकते नॉन रेजिडेंट बोल के। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। वैसे दूसरी कंडीशन होती है 60 + 365, पर तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इसलिए हम चेक करेंगे 120 + 365। इंस्टेड ऑफ 60 365 यहां पे क्या हो जाएगा 120 + 365।
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, पहले चेक करो 182 डेज हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो चेक करो इंडियन इनकम कितनी, 15 लाख से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख है तो चेक करो दूसरी कंडीशन विच इज 120 प्लस 365 डेज। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो विदाउट चेकिंग एडिशनल कंडीशन आप बन जाओगे आरबीएनओआर। एडिशनल कंडीशन देखना ही मत, आप बोल दोगे अपने आप को आरबीएनओआर। तो दैट वाज द थर्ड केस। फोर्थ केस, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, कहीं पे दूसरी जगह पे कवर्ड नहीं हो। व्हाट इज द मीनिंग कहीं पे दूसरी जगह पे कवर्ड नहीं हो? दूसरी जगह पे कवर्ड ना होने का मीनिंग है आप दूसरे सारे प्रोविजन के हिसाब से अभी भी नॉन रेजिडेंट हो। यू आर इंडियन सिटीजन, यू आर नॉन रेजिडेंट एज पर ऑल अदर कंडीशन, पर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप दूसरे किसी भी कंट्री में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हो, तो हम आपको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, हम तो टैक्स ले ही लेंगे। विदाउट चेकिंग एनी ऑफ द कंडीशन हम आपको बना देंगे आरबीएनओआर। ध्यान रखिए फोर्थ पॉइंट में भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर्ड नहीं है। पहले दो पॉइंट में इंडियन सिटीजन था, तीसरे में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, चौथे में वापस कौन है, सिर्फ इंडियन सिटीजन। इफ यू आर इंडियन सिटीजन यू आर नॉन रेजिडेंट एज पर ऑल अदर कंडीशन, पर तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा और तुम दूसरी कंट्री में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हो, तो तुम्हें बोल देंगे सीधा आरबीएनओआर। अभी एक्सेप्शन तो खत्म हो गए। अब ये जो क्रू मेंबर होता है उनका प्रेजेंस इंडिया में कैसे गिने, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन अकॉर्डेंस विथ रूल नंबर 126। रूल नंबर 126 बोलता है एक क्रू मेंबर के लिए नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैसे गिनोगे। ये देखो साल के टोटल डेज कितने हैं, लीप ईयर है तो 366, अदरवाइज 365। उसमें से ये देखो कि वो कितने दिन शिप के अंदर था। वो लोग है ना एक सर्टिफिकेट देते हैं कॉल्ड एज सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होता है कि आप कितने दिन शिप के अंदर थे। आप क्या करो, जितने दिन आप शिप के अंदर थे वो टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया में से माइनस कर दो, बाकी के डेज आप इंडिया में। तो एज पर रूल नंबर 126 एक क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज कैसे गिनेंगे, 365 और 366 माइनस नंबर ऑफ डेज एज पर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल तो डन हो गया। अभी बाकी के थोड़े रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट स्टिल सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखो आप यहां पे तो ये बोल नहीं सकते कितने दिन इंडिया में था, ये देखो वो तो इंडिया में ही होता है ना, वो कहां घूमने जाएगा। वी हैव टू सी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल जो की डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, दोनों अलग अलग लोगों के पास हो सकते हैं। ये देखो तुम्हारा कंट्रोल कहां है, ये देखो तुम्हारा मैनेजमेंट कहां है। अगर दोनों के दोनों इंडिया से हो रहे हैं, सॉरी दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया से हो रहे हैं, तो तुम्हारा एचयूएफ बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड इंडिया में, दैट्स इट। पर अगर कंट्रोल या तो मैनेजमेंट दोनों में से थोड़ा भी, पार्टली भी या फुल्ली इंडिया से हो रहा है, तो तुम्हारा एचयूएफ रेजिडेंट हो जाएगा। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट, होली और पार्टली इन इंडिया रेजिडेंट। एक बार रेजिडेंट हो गया तो ये देखो कि इस एचयूएफ का जो मेन पर्सन है कर्ता, क्या वो कर्ता दोनों कंडीशन चेक सेटिस्फाई करता है, दोनों एडिशनल कंडीशन एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, यानी कि पिछले 10 सालों में मिनिमम 2 बार रेजिडेंट और पिछले 7 सालों का टोटल एटलीस्ट 730 डेज। अगर कर्ता ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो एचयूएफ बन जाएगा आर एंड ओ आर। अगर कर्ता सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो एचयूएफ हो जाएगा आरबीएनओआर। यानी कि एचयूएफ एक बार रेजिडेंट हो जाता है तो एडिशनल कंडीशन वही चेक करेंगे, पर किसकी चेक करेंगे, उसके कर्ता की। नाउ इट मे बी पॉसिबल कि कर्ता खुद नॉन रेजिडेंट है पर फिर भी एचयूएफ आर एंड ओ आर हो गया, कर्ता नॉन रेजिडेंट है पर एचयूएफ आरबीएनओआर हो गया, मीनिंग देयरबाय कर्ता और एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ऐसा होता है ना कि कर्ता खुद की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो इस साल नॉन रेजिडेंट, पर एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक डिसाइड करने के लिए हम लोग बेसिक कंडीशन कहां देखते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एचयूएफ रेजिडेंट बन गया बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज देयर इन इंडिया, और जो करता है उसने एडिशनल कंडीशन चेक कर दी, तो कैन आई से बिकॉज ऑफ दैट एचयूएफ will become R and OR, however HUF will become R and OR, but करता is still what, नॉन रेजिडेंट, यानी दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, they may be different. Now section 6 subsection 2
अगर फर्म एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो सिंपली वही देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट, होली और पार्टली इन इंडिया तो रेजिडेंट। हाउएवर यहां पे आगे कोई बाइफर्केशन नहीं है। द रीजन इज एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल की खुद की चेक कर सकते थे। एचयूएफ के केस में एक ही करता था तो उसकी चेक कर सकते थे। फर्म एओपी बीओआई में कितने सारे मेंबर्स, कितने सारे पार्टनर्स, किसकी एडिशनल कंडीशन चेक करोगे? इसलिए रेजिडेंट के आगे बाइफर्केशन भी करना नहीं है। लास्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 कंपनी। अब देखो कंपनी है ना, दो तरीके की हो सकती है। पहला होता है इंडियन कंपनी, तो दूसरा होता है अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। उसे तो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट ही बोल देने का विदाउट लुकिंग एनीथिंग एल्स। पर अगर अदर देन इंडियन कंपनी है तो ये देखो उसका पोयम कहां पर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोयम? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो आप सीए फाइनल में सीखोगे, सीबीडीटी का सर्क्यूलर है। अगर ऐसी फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर तो वो कंपनी रेजिडेंट, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया तो वो कंपनी नॉन रेजिडेंट। सिंपल। पर अगर इंडियन कंपनी है तो पोयम देखने की भी जरूरत नहीं, उसे बाय डिफॉल्ट बोल देने का रेजिडेंट। दैट्स इट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस तो हो गया। हमने ये देखा कि इसमें 3 रेजिडेंशियल स्टेटस मेनली कवर होते हैं, आरएंडओआर, आरबीएनओआर, नॉन रेजिडेंट। पर सर ऐसा बाइफर्केशन क्यों किया? क्योंकि इस बेस के ऊपर से हम लोग तय करते हैं कि किस बंदे को कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम गिवन अंडर सेक्शन 5। नाउ लेट मी टेल यू आर एंड ओआर का मीनिंग क्या होता है। कैन आई से आर एंड ओआर मीन्स अ पर्सन हु वाज लिविंग इन इंडिया इन दिस ईयर ऑल्सो एंड इन पास्ट ईयर ऑल्सो, सब्सटेंशियली वॉज देयर इन इंडिया। जबकि आरबीएनआर और एनआर सब्सटेंशियली इतना इंडिया में नहीं रहते, और इसीलिए जब हम आर एंड ओआर की बात करते हैं उसको तो दुनिया भर की इनकम यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे वो यहां पे कमाई है कि यहां पे नहीं कमाई। पर आरबीएनआर और एनआर को दुनिया भर की इनकम तो यहां पे टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो रिमेंबर वन लाइन, आर एंड ओआर को ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, बट इट इज नॉट द सेम केस विथ आरबीएनओआर एंड एनआर। अब ये देखते हैं कि कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल हो सकती है। सबसे पहला, ऐसी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया वेदर और नॉट अक्रूड इन इंडिया। अक्रू का मीनिंग है कहां पे कमाई, कहां पे अराइज हुई, कहां पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कहां पे तुम्हारा इनवॉइस रेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ जॉब इन यूएसए। मेरा जो जॉब का अग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट दैट इज साइंड इन यूएसए, तो मेरी सैलरी की इनकम अक्रू कहां होती है? यूएसए। बट लेट्स से मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला है कि मेरी हर महीने की सैलरी सीधा मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना। कैन आई से आई एम रिसीविंग माई सैलरी डायरेक्टली इन इंडिया? भले मैंने सैलरी यहां पे कमाई नहीं है पर रिसीव तो यहां कर रहा हूं ना। ऐसी सैलरी तीनों तरीके के लोगों को टैक्सेबल हो जाती है, चाहे आर एंड ओआर, आरबीएनओआर, एनआर। अगर कोई ऐसी इनकम है विच इज डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है, सेक्शन 7 सैलरी चैप्टर में देखेंगे, वो हमें हाथ में नहीं मिलता, अपने पीएफ के खाते में जमा हो जाता है, उसे भी अज्यूम कर दो इट इज डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ऐसी कोई भी इनकम है विच इज डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, तो ऐसी इनकम भी तीनों लोगों को टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया केम इनटू द पिक्चर। अगर कोई ऐसी इनकम है विच इज अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया वेदर और नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरी दुबई में, जिसका रेंटल अग्रीमेंट में साइन करता हूं इंडिया में रहकर। प्रॉपर्टी कहां पर है? दुबई। पर उसका रेंट अग्रीमेंट कहां पे साइन किया? इंडिया। जहां पे अग्रीमेंट साइन करते हो, जहां से बिजनेस का इनवॉइस रेज होता है, वो सारी जगह पे ही आपकी वो इनकम अक्रू होती है। तो यहां पे मेरी जो रेंटल इनकम होगी दुबई की प्रॉपर्टी की, वो कहां अक्रू हुई ऐसा बोला जाएगा? इंडिया के अंदर। मैं इंडिया में रह के बिजनेस करता हूं, ऑलवेज इनकम अक्रूड इन इंडिया। तो भले ही वो रिसीव आप इंडिया में करते हो कि नहीं करते हो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो इनकम इंडिया में अक्रू हो गई, वो भी तीनों तरीके के लोगों को टैक्सेबल होगी इंडिया में। फिर आता है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अरे ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, इसके बाद तुरंत। डीम्ड टू अक्रू, अक्रू यहां पे हुई नहीं है, उन लोगों ने मान लिया कि यहां पे अक्रू हो गई। ऐसी इनकम का भी क्या करेंगे? तीनों लोगों को टैक्सेबल कर दो। अभी आता है इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, बस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, सेटअप इंडिया में किया। अक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो बाइडन है, यहां पे आया 2 दिन घूमने के लिए, उसका बिजनेस है यूएसए में, पैसे यूएसए में रिसीव करने वाला है।
2 दिन यहां पे जब आया तब फोन पे उसने एक डील साइन कर दी, एक डील फिक्स कर दी बिजनेस की। बिजनेस का डिसीजन कहां से लिया? इंडिया से। कंट्रोल कहां से हुआ? इंडिया से। पर ये अक्रू कहां हुआ? इंडिया के बाहर। रिसीव कहां हो रहा है? इंडिया के बाहर। क्या ऐसी इनकम तुम लोग नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल कर सकते हो? आंसर इज नो। अच्छा नहीं लगता ना अगर एक इंसान यहां पे सिर्फ घूमने आता है तो अपना सारा बिजनेस बाहर छोड़ के आने का, यहां पे कोई डिसीजन ही नहीं लेने का, ऐसा तो थोड़ी होता है। और इसीलिए इस तरीके की इनकम सिर्फ 2 ही लोगों को टैक्सेबल होती है, R&OR को और RBNOR को। वो NR को टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि इंडिया में सिर्फ कंट्रोल हो रहा है, बाकी कुछ इंडिया से लेना देना नहीं है। पर थोड़ा बहुत तो इंडिया पिक्चर में आ गया, इसीलिए R&OR और RBNOR को ऐसी इनकम हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। पर अगर इस केस में कंट्रोल भी इंडिया के बाहर होता है तो कहना इसे रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया। इंडिया से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। और इसीलिए ऐसी इनकम सिर्फ R&OR को टैक्सेबल होगी, बाकी के दोनों को टैक्सेबल होगी नहीं। इसी तरीके से मान लो दूसरी कोई भी इनकम है विच इज रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, डिविडेंड ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जॉब किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हो, सैलरी सीधा वहां पे क्रेडिट ले रहे हो। ऐसी हर एक इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ टैक्सेबल होगा R&OR को, बाकी के दोनों को ये टैक्सेबल होगा नहीं। अच्छा मान लो मैंने 2017-18 में कुछ इनकम कमाई थी लंदन में, वहां के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। अब 2020-21 में मेरे लंदन के बैंक अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ करके मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाता हूं, रेमिट करवाता हूं। क्या ऐसी इनकम मुझे 20-21 में टैक्सेबल होगी? पहले तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, इट इज नॉट द इनकम, इट इज मियरली द इनफ्लो, इट इज बैंक ट्रांसफर। दूसरा, ये इनकम आपकी 20-21 की नहीं थी, ये इनकम थी 17-18 की, तो इसे 20-21 में क्यों टैक्सेबल कर रहे हो? 20-21 में तो सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी ना जो 20-21 में कमाते हो। तो अगर पास्ट ईयर की कोई इनकम ड्यूरिंग द ईयर जस्ट बैंक ट्रांसफर करते हो, जस्ट इंडिया में रेमिट करते हो, वो तुम्हारी इस साल की इनकम ही नहीं बोली जाती, और इसीलिए वो किसी भी तरीके के लोग को टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको बोला है रेमिटेंस टू इंडिया, बाय डिफॉल्ट प्लीज अज्यूम मत करना वो पास्ट ईयर की इनकम है, नो। ऐसा ही अज्यूम करना वो ड्यूरिंग द ईयर की इनकम है। अगर स्पेसिफिकली वो लोग बोलते हैं ना अर्लियर ईयर्स, पास्ट ईयर्स, तो ही अज्यूम करना वो पिछले साल की इनकम है, और तो ही किसी को टैक्सेबल मत करना। अब ये पूरे स्कोप ऑफ इनकम में एक पॉइंट आया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन 9, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो बेसिकली कोई इनकम तुम लोग जानबूझ के इंडिया के बाहर अक्रू करते हो ताकि वो यहां पे टैक्सेबल ना हो जाए, पर कहीं ना कहीं उसका लिंकेज इंडिया से ही होता है, ऐसे केसेस उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए, और वो केसेस में भले तुम्हारी इनकम एक्चुअली इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, वो लोग तो ऐसा ही मानेंगे कि वो इंडिया में ही अक्रू हो रही है, और वो तीनों तरीके के लोगों को टैक्सेबल हो जाएगी। पहला केस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाइना में रहता हूं, मुझे बिजनेस करना है इंडिया में, पर मुझे पता है कि अगर इंडिया से इनवॉइस रेज करूंगा इट विल बी अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। तो मैं क्या करता हूं, अपना एक एजेंट इंडिया में भेजता हूं, और वो एजेंट क्या करता है, यहां पे प्रोबेबल कस्टमर मेरे लिए ढूंढता है, और वो कस्टमर का मेरे साथ डीलिंग करवा देता है, और मैं इनवॉइस रेज करता हूं चाइना से। पर अल्टीमेटली मेरा बिजनेस क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स इन इंडिया विच वॉज सेंड बाय द एजेंट फ्रॉम इंडिया। और इसीलिए इस एजेंट के थ्रू मुझे जितनी भी इनकम होगी, जितने कस्टमर मुझे चाइना में मिलेंगे इस एजेंट के थ्रू, वो सारे कस्टमर से होती हुई इनकम मुझे इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। इट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अपॉइंटिंग एजेंट इन इंडिया विल बी कॉल्ड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी है जो मैंने यहां पे कवर नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूज मीडिया एजेंसी सिर्फ इंडिया से न्यूज गैदर करती है अपनी कंट्री में टेलीकास्ट करने के लिए, दैट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया लाइक दैट। याद रखो, एजेंट यहां पे अपॉइंट किया और उसके थ्रू इनकम होती है, टैक्सेबल इन इंडिया। दूसरा, अगर इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके वजह से तुम्हें कहीं पे भी कोई भी इनकम हो रही है, या तो इंडिया में सोर्स है तुम्हारी इनकम का और उसके वजह से दूसरी कोई कंट्री में तुम्हें इनकम हो रही है, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, मैं श्रीलंका में रहता हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिया में, मैंने श्रीलंका के नेबर के साथ एक रेंट अग्रीमेंट साइन किया उस प्रॉपर्टी के लिए। रेंट अग्रीमेंट साइन कर रहा हूं श्रीलंका में क्योंकि मेरी रेंटल इनकम मुझे चाहिए, अक्रू होनी चाहिए श्रीलंका में। पर बेसिकली प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया में। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया में, तो उससे होती हुई रेंटल इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? इंडिया में।
फिर मान लो मेरे पास इंडियन कंपनी के शेयर्स है जो दूसरी कंट्री में मैं बेचता हूं। शेयर्स कहां पे? इंडिया में। इंडियन कंपनी के शेयर्स है, इट इज असेट ऑफ इंडिया, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन इंडिया। अगर इंडियन कंपनी के शेयर से डिविडेंड की इनकम होती है, ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। सो इंडिया में प्रॉपर्टी है, इंडिया में सोर्स है, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल। फिर अगर तुम इंडिया में रह के अपनी सर्विसेज रेंडर करते हो तो उतने दिनों की तुम्हारी सैलरी भी डिम्ड अक्रूड इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एम्प्लॉय ऑफ फेसबुक, कैलिफोर्निया में मेरा जॉब अग्रीमेंट हुआ, सैलरी भी रिसीव करता हूं कैलिफोर्निया में। 1 महीने के लिए कंपनी ने मुझे इंडिया भेजा फॉर सम मार्केटिंग सर्विस। मैं यहां पे आया, 1 महीने के लिए मैंने काम किया। ये 1 महीने का जो सर्विस है वो मैंने कहां पे रेंडर किया? इंडिया में। मेरी 1 महीने की सैलरी कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी? इंडिया में। फिर सुना होगा आप लोगों ने कई बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी कंट्री में अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ एम्प्लॉइज हायर करती है, वीजा ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज को बिठाती है। वो सारे एम्प्लॉइज कहां पे रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज? आउटसाइड इंडिया। पर उनको सैलरी पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों को सैलरी पे करेगी, वो सैलरी उन लोगों को कंपलसरी कहां पे टैक्सेबल होगी? इंडिया के अंदर, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ने उनको सैलरी पे किया। फिर ऐसा ही एक इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम। सी, अगर मेरे पास थोड़े पैसे ज्यादा पड़े हुए, मैं किसी को वो लैंड कर सकता हूं, मैं लेंडर हो जाऊंगा, सामने वाला बोरोवर हो जाएगा। वो बोरोवर हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। ये जो इंटरेस्ट की इनकम है वो इंडिया में कब टैक्सेबल होनी चाहिए? ये देखो तुम्हारा बोरोवर कौन है और उसने पैसे कहां पे यूटिलाइज किए। मान लो जो बोरोवर है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मुझे इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे लिए ये टैक्सेबल यहां पे हो जाएगा, चाहे मैं RNOR RBNOR की नॉन रेजिडेंट। मैं कौन? लेंडर। नाउ अगर मान लो मैंने पैसे दिए किसी रेजिडेंट बोरोवर को, बोरोवर कौन है? रेजिडेंट। ये देखो उसने पैसे कहां पे यूज किए। अगर उसने पैसे यूटिलाइज किए इंडिया के अंदर, चाहे बिजनेस चालू करने के लिए, प्रोफेशन चालू करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी इंटरेस्ट मुझे पे करेगा दैट विल बी टैक्सेबल टू मी इन इंडिया। द रीजन इज मेरा पैसा अल्टीमेटली इंडिया में यूज हुआ। पर अगर बोरोवर है कोई नॉन रेजिडेंट और उसने पैसे यूज किए इंडिया में फॉर स्टार्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, तो ही वो जो इंटरेस्ट मुझे पे करेगा दैट विल बी टैक्सेबल टू मी इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेजिडेंट बंदा हूं, मैंने मिस्टर जॉन को, यानी हु इज अ नॉन रेजिडेंट, उसको पैसे दिए, ही इज अ बोरोवर। उसने ये पैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाए इंडिया के अंदर, तो वो जो भी मुझे इंटरेस्ट पे करेगा वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। मान लो उसने ये पैसे यूटिलाइज किए शेयर परचेस करने के लिए, नॉट फॉर द बिजनेस, तो कहना इसे शेयर परचेस करने के लिए, यानी अदर सोर्स की इनकम हो गई, एंड दैट्स वाई जो इंटरेस्ट वो मुझे देगा दैट वॉन्ट बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर अगर इसी केस में जॉन भी रेजिडेंट होता तो, और वो शेयर खरीदने के लिए पैसे इंडिया में लगाता तो मुझे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि वहां पे एनी पर्पस लिखा हुआ है, नॉट ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी तरीके से आपकी इनकम हो सकती है रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी। रॉयल्टी का मीनिंग क्या? फॉर एग्जांपल, मेरे नाम पे कुछ इंटेंजिबल असेट है जो मैं दूसरे लोगों को देना चाहता हूं ऑन अ रेंटल बेसिस, मैं उनके पास से हर साल क्या चार्ज करूंगा? रॉयल्टी चार्ज करूंगा। उसी तरीके से मैं अगर किसी को मैनेजरियल सर्विस देता हूं, कंसल्टेंसी सर्विस देता हूं, टेक्निकल सर्विस देता हूं, तो बदले में मुझे मिलेगा टेक्निकल फीस। ये रॉयल्टी या टेक्निकल फी मुझे इंडिया में कब टैक्सेबल होगा? ये देखो आपको पे कौन कर रहा है। अगर पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसी भी इंसान को इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पे किया रेजिडेंट ने या तो नॉन रेजिडेंट ने, और आपकी दी गई असेट या आपकी दी गई सर्विस यूज हो रही है इंडिया के अंदर फॉर एनी पर्पस, तो आपको जो रॉयल्टी मिली और टेक्निकल फी मिली दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फर्क क्या है इंटरेस्ट और रॉयल्टी टेक्निकल फी में? इंटरेस्ट में नॉन रेजिडेंट बोरोवर अगर सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए पैसा यूज करता तो ही इंटरेस्ट टैक्सेबल होता। यहां पे नॉन रेजिडेंट किसी भी पर्पस के लिए आपकी असेट इंडिया में यूज करे, आपको ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। दैट इज द मेजर डिफरेंस। यहां पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में कोई बाइफर्केशन नहीं है, दोनों साथ में ले सकते हो। लास्ट, आई एम अ रेजिडेंट पर्सन, सॉरी आई एम अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, आई एम आउटसाइड इंडिया, पर मुझे इंडिया के अंदर जो रेजिडेंट बंदा है वो गिफ्ट दे रहा है इन कैश, नॉट इन काइंड, वो गिफ्ट दे रहा है इन कैश, तो मुझे ये गिफ्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। हां, अगर मुझे रिलेटिव से गिफ्ट मिली, मैरिज के वक्त गिफ्ट मिली, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। मींस जो एक्सेप्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 IFOS में जो पढ़ेंगे वो सारे एक्सेप्शन मुतत्तिस मुतन्दिस एप्लीकेबल एज इट इज। पर अगर इसके अलावा कोई भी गिफ्ट मिल रही है मोर देन 50,000 इन अ ईयर,
from a resident person, even though I am a non-resident, it will be deemed to me accrued in India. ये पूरा पढ़ने के बाद आप तुरंत मॉड्यूल पे जाइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 रिफर कीजिएगा, वहां पे ये सारा पॉइंट कवर हो जाएगा. सो दैट वाज द चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गिन सकते हो, 5 से 6 मार्क का तो आता ही है. Here our second chapter is done. Now we will be starting income from house property. That is the first head of income for our understanding purpose. Thank you so much.